जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 143 भारत में राज्य राजनीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग पीवाईक्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने आपके बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को गैस पेपर में कवर कर दिया है। अगर आप लोग गैस पेपर जो हम क्लास में कर रहे हैं उसको आप लोग कंप्लीटली अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में 80 से 90% पेपर अपना सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी कि आपको 90% जो मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको गैस पेपर को परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है वहां से परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustan.knowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार हमारी वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है सर्च कोड पर। यहां पर जाएंगे और आपके जो भी पेपर कोड्स हैं वहां पर टाइप करेंगे। तो बीपीएसई 143 जैसे आप टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलनों की चर्चा कीजिए। यानी उत्तर पूर्व भारत मतलब भारत का नक्शा देखिए एक बार। यहां पर भारत का नक्शा इस तरह होता है और यहां पर ऐसे आके इस तरह और इसके बाद यहां से होते हुए इस तरह होता है। तो उत्तर पूर्व में जो इधर राज्य आते हैं वो सब उत्तर पूर्व में आते हैं। जैसे आपका हो गया त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब क्या है, ये सब उत्तर पूर्व में आते हैं। कहाँ आते हैं? उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर आंदोलन क्यों हुए, कौन कौन से कारण थे, उसके परिणाम क्या हुए, वो सारी चीजें हम लोग इस उत्तर में देखेंगे। तो उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलनों की चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आंदोलन इस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान से गहराई से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये आंदोलन इसीलिए हुए थे क्योंकि वो लोग अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को बनाना चाहते थे। उत्तर पूर्व भारत में प्रमुख रूप से असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। यह क्षेत्र विभिन्न जनजातियों का निवास स्थान है और यहाँ की जनजातियां अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और भाषा के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और ये जो क्षेत्र हैं किस लिए जाने जाते हैं? ये अपनी जो है सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं और उनकी भाषा के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर क्या रहती है? जनजातियां रहती हैं। अब बात करते हैं इसके आदिवासी आंदोलन के क्या कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था पहचान और संस्कृति की रक्षा। यानी कि वो अपने जो है पहचान और संस्कृति को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन किए थे। तो आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा के लिए आंदोलन में शामिल हुए थे। राजनीतिक स्वायत्तता की मांग, मतलब कि वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे। यानी कि भारत में वो लोग क्या मिलना नहीं चाहते, वो कहते थे कि हम अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग राष्ट्र बनाएंगे। कई जनजातियां अपने लिए अलग राज्य, स्वायत्त परिषद या स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करती थीं। इसके बाद भूमि अधिकार तो बाहरी लोगों के बसने और जमीन हथियाने के खिलाफ आदिवासी समुदायों ने आंदोलन चलाए। इसके बाद आर्थिक पिछड़ापन और शोषण, तो क्षेत्रीय विकास में पिछड़ेपन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के कारण भी आंदोलन हुए थे। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण जो है आदिवासी आंदोलन हुए थे। अब देख लेते प्रमुख आदिवासी आंदोलन कौन कौन से थे, जिसमें पहला आंदोलन था नागा आंदोलन। तो नागा आंदोलन था वो कहाँ हुआ था? नागालैंड में हुआ था। तो नागालैंड के नागा समुदाय ने स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी अलग राष्ट्र की मांग की। 1947 में नागा नेशनल काउंसिल यानी कि एनएनसी ने भारत से अलग होने की मांग की। बाद में 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन बना, जो सशस्त्र संघर्ष में शामिल हुआ। लेकिन हालांकि हाल के वर्षों में भारत सरकार और जो है नागा समूह के बीच शांति वार्ता हुई है।
यानी कि जो नागा आंदोलन था और यहाँ पर जो नागा नेशनल काउंसिल थी, वो हमेशा ही भारत से अलग होने की मांग करती रही है। इसके बाद था मिजो आंदोलन, जो मिजोरम में हुआ था। तो 1960 के दशक में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ ने अलग मिजो राष्ट्र की मांग की और 1966 में एनएफ ने सशस्त्र विद्रोह किया। लेकिन 1986 में भारत सरकार ने और एमएनएफ के बीच मिजो समझौता हुआ और 1987 में मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके बाद बोडो आंदोलन, जो असम में हुआ था। तो असम के बोडो जनजातीय समूह ने अपने अलग बोडोलैंड राज्य की मांग की। 1980 के दशक में यह आंदोलन तेज हुआ। कई समझौते के बाद जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी कि बीटीआर की स्थापना हो गई। इसके बाद त्रिपुरा में आदिवासी आंदोलन हुआ। तो त्रिपुरा में बंगाली शरणार्थियों के आने से आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए। इस असंतोष के कारण त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स जैसे संगठन बने, जिन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। यानी क्या हुआ, पश्चिम बंगाल से जो शरणार्थी आए, जिसके कारण जो आदिवासी थे वो कैसे हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक हुए उनके इससे क्या हुआ, इससे उसमें असंतोष जागृत हुआ और उसके कारण जो है आंदोलन हुए थे। इसके बाद मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया जनजातियां। तो इन जनजातियों ने अपने सांस्कृतिक पहचान को बचाने और स्वायत्तता की मांग के लिए आंदोलन किया। इसके परिणाम स्वरूप मेघालय को 1972 में एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके बाद यहाँ पर हम देखिए क्या देखे, हमने प्रमुख आंदोलन देखे आदिवासी, उसके कारण क्या थे। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लेके अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलन ने क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक संरचना को बहुत प्रभावित किया। इन आंदोलनों ने आदिवासियों को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के लिए जागरूक किया। हालांकि कुछ आंदोलन हिंसक भी रहे, लेकिन कई मामलों में शांति समझौते के जरिए समाधान भी निकाले गए। सरकार और समाज को मिलकर इस क्षेत्र के विकास और शांति के निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर अधिकतर जनजातियां रहती, तो वहां पर जो है शिक्षा का अभाव है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां के वो लोगों को शिक्षित करे, जिससे वो लोग अपने जो है रोजगार का सृजन कर सकें और उसमें जो असंतोष की भावना है उनमें कम हो सके। क्योंकि असंतोष के कारण ही वो लोग क्या करते हैं, अलग राज्य की मांग करते हैं, अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। तो अगर हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे तो वो हमारे साथ जो है भारत देश में रहना चाहेंगे और आंदोलन कम करेंगे। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग उन पर ज्यादा ध्यान दें। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर हम लोग इस क्लास की जो पीडीएफ है वो शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है इस क्लास की पीडीएफ को देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। तो यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। तो भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के लिए कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार हैं। ये आंदोलन आमतौर पर देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले विशेष समूहों द्वारा चलाए जाते रहे हैं, जो अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति या क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए अधिक स्वायत्त मतलब की स्वतंत्रता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जो जो भी निर्णय है वो स्वयं लें, या फिर कभी कभी अलग राज्य की मांग करते हैं। तो यहाँ पर उप क्षेत्रीय आंदोलन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक थे। अब उप क्षेत्रीय आंदोलन का मतलब क्या है, कोई समाज या फिर कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार है। ये आंदोलन जो होते आमतौर पर जो है देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कोई विशेष समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं। कोई छोटा समुदाय या फिर कोई विशेष समुदाय है जिसके द्वारा ये आंदोलन चलाए जाते हैं, और वो मांग करते हैं कि वे अपनी पहचान, भाषा या संस्कृति या क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए अधिक स्वायत्त, यानी कि वो उसके लिए अपनी भाषा, संस्कृति या क्षेत्रीय हितों के लिए स्वयं निर्णय ले सकें। देखिए, अधिक स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या मतलब होता है, स्वतंत्रता, यानी कि उनको और अधिक स्वतंत्रता चाहिए जिससे वो अपनी भाषा, पहचान और संस्कृति को बचा सकें। या फिर कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, अलग राज्यों की मांग करते हैं। जैसे ये उप क्षेत्रीय में आप ऊपर देख सकते हैं जो राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य, ये जो है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब क्या उप राज्य हैं। इसके बाद सांस्कृतिक और भाषाई पहचान किस लिए आंदोलन करते हैं, वो अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बचाने के लिए। तो भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। कई क्षेत्रों में लोग अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति खतरे में है या उन्हें पहचान नहीं मिल रही, तो वे आंदोलन शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए
तेलुगु भाषी लोगों ने मद्रास राज्य से अलग आंध्र प्रदेश की मांग की। इस तरह गोरखा समुदाय ने गोरखालैंड के लिए आंदोलन किया। यानी कि जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने क्या किया, मद्रास राज्य से क्या किया था, अलग आंध्र प्रदेश राज्य की बात की थी। तो उनका जो है अलग राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश। इसके बाद आर्थिक पिछड़ापन और विकास की असमानता, यानी कि वहां पर आर्थिक पिछड़ापन और विकास भी कम होता है, तब भी लोग आंदोलन करते हैं। तो भारत के कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित हुए जबकि कुछ क्षेत्र विकास से वंचित रह गए। तो जिन क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी रही, वहां के लोग महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और वे स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं ताकि वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। विदर्भ में अगर हम लोग देखें, बुंदेलखंड और झारखंड जैसे क्षेत्र लंबे समय तक आर्थिक रूप से पिछड़े रहे, जिससे वहां अलग राज्य या स्वायत्तता की मांग उठी थी। इसके बाद राजनीतिक उपेक्षा और प्रशासनिक असंतोष। जब लोगों को लगता है कि उनकी राजनीतिक आवाज नहीं सुनी जा रही है या फिर प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कम है, तो वे स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि स्वशासन के जरिए वे अपने मुद्दों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। यानी कि उनको क्या होता है, उनको संसद में कम सीटें मिलती हैं या फिर उनका प्रतिनिधित्व कम होता है, और प्रशासनिक असंतोष का मतलब है उनका जो है काम प्रशासन की तरफ से जल्दी नहीं होते हैं, प्रशासन के द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके कारण भी आंदोलन होते हैं। जैसे बोडो समुदाय ने अपने लिए बोडोलैंड की मांग इसी के कारण रखी थी। इसके बाद आबादी में बाहरी लोगों की वृद्धि, मतलब कि डेमोग्राफिक बदलाव। तो जब किसी क्षेत्र में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ जाती है और स्थानीय लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं, तो स्थानीय समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। वे अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं। अब मान लीजिए कोई जगह थी, कोई गांव था, वहां पर दूसरे गांव के लोग जो है ज्यादा संख्या में आ गए, तो अब इन गांव को लगेगा कि यहाँ पर जो है इस गांव में मेरा अधिकार कम हो जाएगा और जो अधिक संख्या में है उनका जो है अधिकार ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए भी उन्होंने आंदोलन की, यानी कि स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं। त्रिपुरा में आदिवासियों ने बंगाली शरणार्थियों के आने के बाद अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार। तो कुछ समुदाय अपने क्षेत्र के जंगल जमीन और जल जंगल जमीन पर नियंत्रण चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बाहरी लोग उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और वे खुद उससे वंचित हैं। उदाहरण के झारखंड आंदोलन इसी मांग के इर्द गिर्द केंद्रित था। अब हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष। तो यहाँ पर हमने सभी कारण देख लिए हैं। कौन कौन से कारण, जिसके कारण जो है यहाँ पर उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन हुए थे। तो सांस्कृतिक और भाषाई पहचान, आर्थिक पिछड़ापन और विकास की असमानता, राजनीतिक उपेक्षा और प्रशासनिक असंतोष, आबादी में बाहरी लोगों की वृद्धि या फिर डेमोग्राफिक बदलाव। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों के पीछे मूल भावना यही रही है कि लोग अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा और संसाधनों की रक्षा करना चाहते हैं। हालांकि कुछ आंदोलन हिंसक भी हुए, परंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक उपायों के जरिए कई समस्याओं का समाधान भी किया गया है। सरकार को चाहिए कि वह क्षेत्रीय असंतोष को समय पर समझे और विकास और संवाद के माध्यम से जो है शांति बनाए रखे। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो क्षेत्रीय असंतोष को समय पर समझे और विकास और संवाद के माध्यम से जो है विभिन्न राज्यों में शांति बनाए रखे। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में भाषाई समूह की राजनीति का परीक्षण कीजिए। यानी भाषाई समूह की राजनीति क्या होती है? तो भाषा एक बहुभाषी देश है, यानी कि भारत जो है एक बहुभाषी देश है जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह भाषा न सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है। यानी कि जो भाषा है सिर्फ संप्रेषण मतलब कि बात करने का माध्यम नहीं, बल्कि ये क्या है, ये एक संस्कृति भी है। क्या है? एक संस्कृति भी है। इसलिए भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का विशेष महत्व रहा है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भाषाई आधार पर कई राजनीतिक आंदोलन, पार्टियों और नीतियों का निर्माण हुआ है। पहला है भाषा और पहचान की राजनीति। तो भारत में भाषा को पहचान का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। जब किसी समूह को लगता है कि उनकी भाषा को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वे आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये राजनीति भाषा की सुरक्षा, प्रचार प्रसार और अधिकार के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी समूह को लगता है कि उनकी भाषा को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो सम्मान के लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं। और यह जो है राजनीति भाषा की सुरक्षा, प्रचार प्रसार और अधिकार के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे 1950 के दशक में
तेलुगु भाषी लोगों ने मद्रास राज्य से अलग होकर आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। यह भाषाई पहचान का पहला बड़ा आंदोलन था। इसके बाद कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। सबसे पहले किसका हुआ था भाषाई आधार पर? वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। और किससे अलग हुआ था? ये हुआ था मद्रास राज्य से। इसके बाद है राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसमें राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर तय किया गया। इससे भाषाई समूहों को अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार शासन करने का अवसर मिला। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, ये सब क्या है? भाषा के आधार पर गठित हुए। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और कर्नाटक में कन्नड़। इसके बाद राजनीतिक दलों का भाषाई आधार। तो भारत में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है भाषाई पहचान को आधार बनाकर बने हैं। ये दल अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो डीएमके और एआईएडीएमके जो तमिलनाडु में है, तमिल भाषा और संस्कृति के संरक्षण का प्रमुख मुद्दा बनाते हैं। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र की है, वो मराठी अस्मिता की बात करती है। और इसके बाद टीडीपी है, जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनी है। ये जो पार्टियां बनी है सब भाषा के आधार पर बनी है। इसके बाद हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषी राजनीति। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन कई गैर हिंदी भाषी राज्य हिंदी के वर्चस्व का विरोध करते हैं। वे महसूस करते हैं कि केंद्र सरकार हिंदी थोप रही है, जिससे उनकी भाषा को खतरा है। यानी कि जो अलग राज्य जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वो क्या करते हैं? हिंदी का जो है वर्चस्व का विरोध करते हैं। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनने देते? क्योंकि उनको लगता है कि सरकार हिंदी उन पर थोप रही है और उनकी जो भाषा है उसका वहां पर जो है उनकी भाषा को वहां पर खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी भाषा को खतरा है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? हिंदी का हमेशा विरोध करते हैं। जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन बहुत जोरदार रहे। 1965 में जब हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने की कोशिश हुई तो वहां हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। इसके बाद भाषा और शिक्षा नीति। तो कई भाषाई समय यह मांग करते हैं कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में उनकी भाषा को पढ़ाया जाए। इससे भाषा संरक्षण के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी जुड़ती है। तो यहाँ पर हमने देख लिए कि जो है भारत में भाषाई समूह की राजनीति कैसे होती है। तो भाषा और पहचान की राजनीति, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, राजनीतिक दलों का भाषाई आधार, इसके बाद हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषी राजनीति, भाषा और शिक्षा नीति। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में भाषाई समूह की राजनीति भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, अधिकार और पहचान से जोड़कर देती है। हालांकि यह राजनीति कई बार क्षेत्रीय विभाजन को बढ़ावा देती है, लेकिन दूसरी ओर यह भारतीय लोकतंत्र की विविधता और बहुलता को भी दर्शाती है। सरकार को संतुलन बनाए रखते हुए सभी भाषाओं को समान अवसर देना चाहिए, ताकि देश की एकता और विविधता दोनों बनी रहे। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।